हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, मैं आप लोगों को दिखा रहा था कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो बैट्स हैं हम उनको ऑब्जर्व कर रहे थे, बैट के जो विंग्स हैं उन्हें एंड बर्ड के जो विंग्स हैं उन्हें। ठीक है, सो इनके जो बॉडी डिजाइन्स है वो डिफरेंट है, लेकिन इनके जो फंक्शंस है वो सिमिलर है। ठीक है, ऐसे ऑर्गन्स को हम बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स। ओके, थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं एक पैराग्राफ। फॉर एग्जाम्पल, birds and bats have wings, but squirrel and lizards do not. So our birds and bats are more closely related to each other than to squirrel or lizard. यहाँ पे हमारे से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बर्ड्स एंड बैट्स हैं दोनों के पास ही विंग्स हैं, लेकिन जो स्क्विरल एंड लिजर्ड है उन दोनों के पास विंग्स नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो बर्ड्स हैं और जो बैट्स हैं वो क्लोजली रिलेटेड हैं और स्क्विरल और लिजर्ड एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है? ठीक है, so before we jump to this conclusion, let us look at the wings of the birds and bats more closely. इससे पहले कि हम कंक्लूजन दें कि कौन किससे कितना सिमिलर है, हम सबसे पहले तो यही देख लेते हैं कि जो विंग्स होते हैं बर्ड्स के और बैट के वो एक दूसरे से कितने क्लोजली रिलेटेड हैं। So when we do that, we find that the wings of bats are skin folds stretched mainly between elongated fingers, but the wings of the birds are a feathery covering all along the arm. जब हम बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं जो विंग्स हैं बैट के और जो विंग्स हैं बर्ड के, तो हम देखते हैं कि जो बैट के विंग्स हैं वो स्किन फोल्ड की तरह हैं एंड वो एलोंगेटेड फिंगर्स की तरह लगते हैं। ठीक है, यानी कि वो फिंगर्स हैं लेकिन उसमें जो स्किन है वो थोड़ी ज्यादा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं विंग्स ऑफ बर्ड के बारे में, तो वो पूरी की पूरी फेदर से कवर्ड होती है। ठीक है, यानी कि जो आर्म है बर्ड की वो फेदर से कवर्ड होती है, लेकिन जो फिंगर्स हैं बैट की वो स्किन से कवर्ड होती है। The design of the two wings, their structure and components are thus very different. अब जो इन दोनों के डिजाइन्स हैं वो डिफरेंट है, इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट है, और जो इनकी कवरिंग में, जो कि इनके रैपिंग में कंपोनेंट्स यूज हुए हैं वो भी डिफरेंट है। They look similar because they have a common use for flying, but their origins are not common. ये हमें सिमिलर दिखाई तो जरूर देते हैं क्योंकि इन दोनों का ही काम फ्लाई करने का है, लेकिन जो इनका ओरिजिन है वो कॉमन नहीं है। दिस मेक्स देम एनालॉगस कैरेक्टरिस्टिक्स रादर देन होमोलॉगस कैरेक्टरिस्टिक्स। इसीलिए हम इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको एनालॉगस बोलेंगे रादर देन होमोलॉगस। It would now be interesting to think about whether bird's arm and bat's arm should be considered homologous or analogous. यहाँ पे तो ये जो लास्ट में बात कही गई है वो ये कि ये इंटरेस्टिंग होगा जानने के लिए कि आर्म्स जो होते हैं बर्ड के एंड जो आर्म्स होते हैं बैट के वो होमोलोगस होते हैं या फिर एनालॉगस होते हैं। मुझे इनायत आप बताओगे कि बर्ड के विंग्स एंड बैट के जो विंग है वो होमोलोगस होते हैं या फिर एनालॉगस होते सर फिर से रिपीट करोगे, क्लियर नहीं था क्वेश्चन। हैं? जी, क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा है कि बर्ड एंड बैट के जो विंग्स हैं वो एनालॉगस ऑर्गन्स में आते हैं या फिर होमोलोगस ऑर्गन्स में आते हैं? सर एनालॉगस। हाँ जी, वो एनालॉगस में है। ठीक है जी, करेक्ट। अभी ये पैराग्राफ, ये टॉपिक जो मैंने आपको पूरा का पूरा पढ़ाया है आप इसको अपने आप पढ़ेंगे एंड आपका कोई भी डाउट है तो आप उसको राइट डाउन कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट कीजिए। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स।
हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं फॉसिल्स। एंड आई होप कि आप लोगों ने अपने अपने डाउट्स नोट डाउन कर लिए होंगे। सो लेट अस स्टार्ट दिस वन। सच स्टडीज ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है, जैसे कि अभी हमने स्टडी की है एनालॉगस ऑर्गन्स एंड होमोलोगस ऑर्गन्स के बारे में, ठीक है। तो ये जो स्टडीज हैं ये हमें कहाँ से पता चलती हैं? उसका आंसर इज फॉसिल्स, ठीक है। हम फॉसिल्स देखते हैं। Such studies of organ structure can be done not only on current species but also on species that are no longer alive. अगर हमें कुछ स्टडीज करनी हो ऐसे ऑर्गन स्ट्रक्चर के बारे में, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि हमें उन्हीं स्पीशीज की जो स्टडी है वो करनी होती है जो कि एट प्रेजेंट अलाइव है। हम उन स्पीशीज की भी स्टडी कर सकते हैं जो कि अब जिंदा नहीं रहे हैं। How do we know that these extinct species ever existed? We know this from finding fossils. Now, what are fossils? Usually, when organisms die, their body will decompose and be lost. But every once in a while, the body, or at least some parts, may be in an environment that does not let it decompose completely. If a dead insect gets caught on hot mud, for example, it will not decompose quickly and the mud will eventually harden and retain the impressions of the body parts of the insect. All such preserved traces of living organisms are called fossils. So fossils जो हैं, fossils होते क्या हैं? ये देखिए, fossils जो हैं वो impressions होते हैं, ठीक है। यानी कि आप कब किसी चीज के लिए कहोगे कि वो फॉसिल है या नहीं? जब हमारे एनवायरनमेंट में उसका कोई इंप्रेशन रह जाएगा तो हम कहेंगे कि वो एक फॉसिल है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक इंसेक्ट जो है वो मिट्टी के बीच में आके दब गया, ठीक है, लेकिन जो मिट्टी है वो गर्म थी, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो मिट्टी है उसमें एक इंप्रेशन बन गया, ठीक है, इंप्रेशन बन गया उस ऑर्गेनिज्म। ओके, तो इसकी वजह से क्या हुआ, वो जो ऑर्गेनिज्म है वो तो डिकम्पोज नहीं, सॉरी, वो तो डिकम्पोज हो गया, ठीक है, लेकिन जो उसके इंप्रेशंस है वो डिकम्पोज नहीं हुए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि उस इंप्रेशन के बेसिस पे डिसाइड कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं कि कोई चीज कितनी ज्यादा इवॉल्व हुई है, कि कोई चीज एवोल्यूशनरी है या वो नहीं है, वो एनालॉगस थी या फिर वो होमोलॉगस थी। करेक्ट। फॉसिल्स का पता लगा क्या होता है, ठीक है। इंप्रेशंस ऑफ द डेड और डिकेड एनिमल और प्लांट, ठीक है, आर नोन एज फॉसिल्स, ठीक है। जब इंप्रेशंस रह जाते हैं, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं कि वो एक फॉसिल होता है। ओके, सो यहाँ पे आपको कुछ फॉसिल्स की इमेज दिखाई गई है। फॉसिल ऑफ अ ट्री ट्रंक, ठीक है, देन वी हैव इनवर्टिब्रेट, देन वी हैव अ स्नेल, ठीक है, वी हैव अ डायनासोर एंड वी हैव अ फिश, ठीक है। सो इसके आगे पढ़ लेते हैं। हाउ डू वी नो हाउ ओल्ड द फॉसिल्स आर? हम कैसे पता लगाएंगे कि जो फॉसिल्स हैं वो कितने पुराने हैं? There are two components to this estimation. One is relative. If we dug into the earth and start finding fossil, it is reasonable to suppose that the fossils we find closer to the surface are more recent than the fossils we find in the deeper layers. अब इसके दो तरीके होते हैं, ठीक है। एक तरीका इन्होंने बताया है जो कि रिलेटिव है, ठीक है। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रिलेटिव का अगर मैं लिटरल मीनिंग इंडिया में बोलूं तो रिलेटिव का मतलब क्या है? रिश्तेदार। और जो रिश्तेदार होते हैं वो हमारे क्लोज वंस होते हैं, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हम अर्थ को डग करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब हम उसकी डिगिंग स्टार्ट करेंगे तो जो फॉसिल्स हमें हमारी अर्थ के सरफेस से बहुत क्लोजली मिलते रहेंगे, हम कहेंगे कि वो हमारे से बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है।
एंड जो फॉसिल्स हमें बहुत ज्यादा डेप्थ में जो फॉसिल्स हमें बहुत ज्यादा डेप्थ में मिलेंगे उनके लिए हम कहेंगे कि वो हमारे से ज्यादा क्लोजली रिलेटेड नहीं है, ठीक है, वो बहुत ही पुराने फॉसिल्स हैं। फाइन। वो फॉसिल्स जो कि हमारे अर्थ क्रस्ट के बहुत ही पास नजर आएंगे, ठीक है, वो फॉसिल्स हमारे से बहुत ही क्लोजली रिलेटेड हैं। और वो फॉसिल्स जो कि हमारे अर्थ में बहुत ही डीपली एम्बेडेड हैं, उनके लिए हम कहेंगे कि वो बहुत ही ओल्डर वंस हैं, ठीक है। सो ये तो हुआ आपका रिलेटिव मेथड। अब एक और मेथड होता है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं, देन मैं उसकी नेमिंग भी आपको बता देता हूं। The second way of dating fossils is by detecting the ratios of different isotopes of the same elements in the fossil material. It would be interesting to find out how exactly, to find out exactly how this method works. अब जो दूसरा तरीका है वो है आइसोटोप्स देखने का, ठीक है। अब आइसोटोप्स की डेफिनेशन किसको याद है? अभी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था हमने आइसोटोप्स। एग्जाम्स दिए को हार्डली 6 मंथ्स हुए हैं। किसको याद है आइसोटोप की डेफिनेशन? व्हाट आर आइसोटोप्स? लास्ट क्लास में पढ़ा था, इतना तो याद होगा, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, है ना? किसमें पढ़ा था? स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में। ओके, सो व्हाट वर आइसोटोप्स? एनी आइडिया, एनी रफ आइडिया? चलो, एग्जैक्ट आइडिया नहीं दे सकते तो रफ आइडिया भी चलेगा। एनीवन? हाँ जी, पारस। They're having same atomic number but different mass. They have same Atomic number but different mass. Yes, they have same atomic number but they have different mass number. ये होते हैं आइसोटोप्स, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा था, ड्यूटेरियम, प्रोटियम एंड ट्राइटियम, ठीक है। देन आप लोगों ने कार्बन के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है, 6C12 एंड 6C14। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर मैं ऑर्गेनिजम्स की बात करता हूं, हम ऑर्गेनिजम्स में एक एलिमेंट कॉमन होता है, वो कौन सा? कोई बता पाएगा? जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, तो एक एलिमेंट हम सब ऑर्गेनिज्म में बहुत ही कॉमन होता है, वो एलिमेंट कौन सा है? कोई बता पाएगा? हाँ जी, हर डू वांना ट्राई? कार्बन। ओके, हाँ जी, तनिष, यू वांना ट्राई? नाइट्रोजन। हाँ, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, ओके। सो द करेक्ट आंसर इज कार्बन। तनूर का आंसर इज करेक्ट। कार्बन जो होता है वो ज्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें कॉमन होता है, ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं कार्बन डेटिंग। सेकंड मेथड का नाम क्या है? कार्बन डेटिंग। एनसीईआरटी में लिखा नहीं हुआ है, इसको आप अपनी बुक में लिख लो। ओके, कार्बन डेटिंग। फर्स्ट मेथड इज रिलेटिव मेथड, सेकंड मेथड इज कार्बन डेटिंग, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम आइसोटोप्स को फाइंड आउट करते हैं। हम देखते हैं कि जो हमें स्पीशीज मिली हैं, जो हमें फॉसिल मिला है, जो हमें फॉसिल मिला है वो किस स्पीशीज के साथ कार्बन डेटिंग में क्लोजली रिलेटेड मिल रहा है, ठीक है। जो दो स्पीशीज कार्बन डेटिंग में क्लोजली रिलेटेड होंगे, हम बोलेंगे कि वो रिसेंटली एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। So we have two method, one is relative method and the second one is carbon dating method. Relative method में हम क्या करेंगे, हम अर्थ को डग करेंगे, डग करके देखेंगे कि जो अर्थ क्रस्ट के बहुत ही क्लोज होगा, हम उसके लिए मान लेंगे कि वो हमारे से रिसेंटली रिलेटेड है, एंड जो हमारी अर्थ क्रस्ट से जितना दूर होगा वो उतना ही ओल्डर फॉसिल होगा। एंड जहां तक हम कार्बन डेटिंग की बात करते हैं, तो कार्बन डेटिंग में जो आइसोटोप्स एक दूसरे से ज्यादा रिलेटेड होंगे, हम उनको बोलेंगे कि ये रिसेंटली रिलेटेड थे, एंड जो ज्यादा रिलेटेड नहीं होंगे हम उनको ओल्डर वाला टैग दे देंगे, ठीक है। सो
ये आपको इस पैराग्राफ में बताया था। अब नेक्स्ट में देख लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपको बताया है कि जो फॉसिल्स होते हैं वो लेयर बाय लेयर कैसे बनते हैं। Let us start 100 million years ago. Some invertebrates on the seabed die and are buried in the sand. More sand accumulates and sandstones form under pressure. ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो सैंड बेड है उसमें बहुत सारे इन्वर्टिब्रेट्स 100 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, वो इसमें बरी कर गए। अब ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर होने की वजह से ये जो सैंड है ये सैंड रॉक में कन्वर्ट होगा, ठीक है, सैंड स्टोन में कन्वर्ट होगा। देन इसके बाद मिलियंस ऑफ इयर्स लेटर डायनासोर्स लिविंग इन द एरिया डाई एंड देयर बॉडीज टू आर बरीड इन मड। This mud is also compressed into rocks above the rocks containing the earlier invertebrate fossils. And then उसके बाद क्या हुआ, मिलियंस ऑफ इयर्स के बाद डायनासोर्स किसी एरिया में मरने लगे, ठीक है, एंड वहां पे मड था, जो वो मड है वो कंप्रेस हुआ हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में और वो एक रॉक में कन्वर्ट कर गया, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास जो रिमेन्स हैं, जो फॉसिल्स हैं, वो 100 मिलियन ईयर्स पहले के जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनके थे। यहाँ पे भी उन्हीं के हैं, ठीक है, 100 मिलियन ईयर्स वालों के, लेकिन यहाँ पे किसके हैं, डायनासोर, ठीक है। देन उसके बाद अगेन मिलियंस ऑफ इयर्स लेटर बॉडीज ऑफ हॉर्स लाइक क्रिएचर्स डाइंग इन द एरिया आर फॉसिल इन रॉक्स अबव दीज अर्लियर रॉक्स, ठीक है। सो अब यहाँ पे आप लोग क्या देख पा रहे हो, 100 मिलियन ईयर्स अगो के जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं वो यहाँ पे हैं, देन डायनासोर्स इधर हैं और हॉर्स इनके ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। सो मच लेटर बाय erosion or water flow wears away some of the rocks and exposes the horse-like fossil. As we dug deeper, we will find older and older fossils. ठीक है, सो आपकी जो relative method है वो कुछ इस तरीके से काम करता है। relative method में हमारी अर्थ क्रस्ट के पास जो स्पीशीज मिलेंगे वो हमारे से रिसेंटली रिलेटेड हैं और जो हमारे से दूर मिलेंगे वो ज्यादा से ज्यादा ओल्डर होंगे। फाइन, सो ये हमने कर लिया है, एवोल्यूशन ऑफ स्टेजेस हम कल करेंगे। सो आई एम गिविंग यू टाइम ऑफ 2 मिनट्स अगेन। आप इन 2 मिनट्स में वो सब पढ़ेंगे जो मैंने आपको अभी पढ़ाया, यानी कि फॉसिल्स वाला जो पार्ट मैंने अभी आपको पढ़ाया है वो आप पढ़ेंगे और अपने डाउट को राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट कीजिए, आप लोगों के पास 2 मिनट्स है।